हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद अर्पित यादव पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपनी मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम टोटल 22 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो 2024 में पेपर हुए थे, री एग्ज़ाम हुआ था उसमें, और 2018 के कुछ सेट हैं और 2019 के कुछ पेपर हैं। टोटल बना के आपके हो रहे 22 सेट हो रहे हैं, जिसमें लगभग आपके 450-500 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अंतिम दिनों में आप बस इतना पढ़ के जाइए, क्योंकि वही है कि आपने पढ़ तो बहुत रखा है, लेकिन आपने अगर पीवाईक्यू नहीं लगा के जा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ही नहीं। और फिर आपका पेपर जो आता है 80 से 90% जो होता है वो पीवाईक्यू बेस्ड ही होता है। ठीक है, आपका पेपर में कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाएगा और पेपर इजी टू मॉडरेट आएगा। पहली बात तो फालतू का अब जो अंतिम दिनों में अपना वही है कि आपने जो भी पढ़ रखा है उसके हिसाब से पीवाईक्यू लगाइए और पता कीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपको ये वीडियो है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, तो क्या है, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप पहले उसे सॉल्व करें खुद से। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर उसका सॉल्यूशन देखें। और आप देखेंगे एक दो सेट लगाने के बाद आपको ये लग रहा है कि ये चैप्टर से हमारे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आपके पास क्या है, कोई नोट्स भी जो बने हुए हैं या आपने जिस भी टीचर से पढ़ रखा है तो वो चैप्टर आप रिवाइज कर लें। ठीक है, अभी आपके पास 10-15-20 दिन हैं तो सफिशिएंट टाइम है। आज का जो पेपर में डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर आपका हुआ है 17 फरवरी 2024 में, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में, जिसको हम सॉल्व आउट करने वाले हैं। तो वही है कि अब वही है कि फालतू का ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की आप जरूरत नहीं है। आपके 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये जो आप 450-500 क्वेश्चन करेंगे सेम टाइप के आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। वही है कि ज़्यादा फालतू का इधर उधर मत पढ़ो, बस यही जितना पीवाईक्यू वेस्ट है उतना आप करके जाएँ। चलिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। पहले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमसे, दिया गया हमें दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में हैं, यदि उनका एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए एचसीएफ होता क्या है, ये समझिए पहले। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ 20 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, तो आपने क्या किया, एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैंने इसे 5 से काटा तो 5 चौक 20, 55 25, तो पता है ये संख्या जो अब आएगी अब इससे ज़्यादा कट सकता है, नहीं कर सकता। तो इसका मतलब एक तरीके से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो संख्या अब बची हमारी वो क्या बची, 4:5 में। ओके, तो इसका एक फैक्टर क्या है, ये है। अब देखिए ऐसे ही हमें यहाँ दिया गया है, अगर मैं इसको ऐसे मान लूँ, रेशियो हमें दिया गया 13:9, अगर मैं 13A और 9A कर लूँ तो ये पता है क्या है, ये ए क्या है, ए इसका एक फैक्टर है एचसीएफ जो निकाल लिया हमने। जैसे यहाँ पे हमारा ये 5 है, अगर मैं इसको मानूँ 4A और 5A, तो ए क्या है, ए की वैल्यू कितनी 5, तो 5 चौक 20, 55 25, तो ये हो गया। तो ए की वैल्यू क्या है, ये एचसीएफ ही है। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ए की वैल्यू हमारे पास दी गई कितनी 13, तो हमसे कह रहा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या कौन सी, ये वाली होगी। तो 13 कितना हो गया 169। आसान सा क्वेश्चन है, बट आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको मैंने समझा दिया कि ये एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, जब भी आपको एग्जाम में दोबारा ऐसे देखने को मिले आप डायरेक्ट देखें बड़ी संख्या अगर पूछ रहा है तो क्या 13 × 13, भाई हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 13 × 9, समझ गए। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर निकल आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखो करने के लिए जो 19-20 क्वेश्चन है मैं आपको 10-12 मिनट में करा दूँ, बट मेरा ये है कि अगर आपका मैथ काफ़ी कमज़ोर है तो आप ये समझते हुए चल रहे हैं, अगर मैं आपको बारीकी से बारीक चीज़ समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तब भी आपको जब मैं आपको उसको सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा पास सिखाने का है, बल्कि ये नहीं क्वेश्चन करा के निकल जाने का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। अब देखिए क्या है, इनका जो अभी वेतन जो है वो कितना दिया है, वो है 2:3 में, रोहन और सोहम का। ओके, लेकिन क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो अनुपात ये कितना हो जाता है 40:57। इसका मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे इसमें हम, तो क्या है 40 अनुपात कितना हो जाता है 57। और ये हो कब रहा है, जब हम 2000 की दोनों तरफ वृद्धि कर रहे हैं। 2K लिख लिया। ठीक है, सॉल्व आउट कैसे करते हैं आपको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो 57 दूनी कितना हो गया 114, और 40 कितना हो गया 120, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 6। अब क्या करते हैं 57 दूनी कितना हो गया 114 और 40 दूनी 80, तो इसका अंतर कितना हो गया, तो वो हो गया 34,000। ठीक है, अब 6 की वैल्यू 34,000 आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि सोहम का वर्तमान वेतन कितना है, तो सोहम का है कितना 3, तो अगर 2 से हम काटे 2 3 6, कितना हो गया 214 से काटा तो कितना हो गया 17,000। तो यहाँ से मैं पता लगा कि जो सोहम का वेतन है वो कितना है 17,000, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही तो समझिए ये है क्या चीज़। हमसे कह रहा है, इसको रफ करूँ मैं, इसको रफ कर रहा हूँ मैं पहले तो,
देखिए अगर मैं यहाँ इसको रफ कर रहा हूँ तो क्या हमसे कह रहा है कि रोहन और सोम का जो वेतन है वो क्या है 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। तो मैं मान लूँ 2x और इसका कितना है, सोम का कितना है 3x, ओके। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, उसके बाद हमसे कह रहा है कि इसके इनके दोनों के वेतन में 2,000 की वृद्धि हो रही है। मैंने मान लिया अगर 2,000 इसके में बढ़ा दिए, ठीक है, और प्लस 2,000 इसके में बढ़ा दिए, तो ये वेतन कितना हो जा रहा है, सोचिए। तब इनका अनुपात हो जा रहा है वो कितना हो रहा है 40:57। इसका मतलब 40 ऊपर वाले का हो जा रहा है और 57 किसका हो रहा है, नीचे वाले का। तो यही तरीका हुआ ना। अब क्या है, अगर मैं गुणा करूँगा, कैंची गुणा जो भी करते हैं, तो ये सेम भैया देखो, तो 57 दूनी कितना होता है 114। तो 57 दूनी हमने 114 किए, ठीक है। ऐसे क्या है, जब 40 दूनी मैं इधर 40 यहाँ 120 करूँगा तो इनका भी अंतर निकल के आएगा ना भाई। 57 दूनी मैं ये करूँगा और फिर 40 गुणा 2,000 में करेंगे तो ये 80,000 हो जाएगा, तो ये भी डिफरेंट निकल जाएगा। तो फाइनली बनेगा वो वही बनेगा, ठीक है। तो बस ये तरीका है, ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, कुछ नया चीज़ नहीं है, बस ये लिखने का तरीका है, ओके। तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो गया 17,000। बाकी ये मैं अगर आपको करके दिखा दूँ, 1 मिनट रुको आप, देखिए देखो ये कैसे कर रहे हैं। देखो 57 दूनी कितना हो गया 114 x प्लस 57 दूनी कितना हो गया 114 30, ठीक है। 8 यहाँ 40 यहाँ कितना हो गया 120 x प्लस कितना हो गया 40 दूनी 80,000, ओके। अब देखिए 40 दूनी कितना हो गया 80,000, ओके। अब देखिए ये बताइए, अगर 114 इधर जाएंगे तो कितने को माइनस के, तो माइनस कितना बचा 120 प्लस किया तो कितना बचा 6x, और 80,000 इधर आए तो कितना बचा, एक तो 14,000 ये 20 ये कितना हो गया 34,000। तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आ गई ना वो 6x की कितनी आ गई 34,000। हमें निकालनी कितनी 3x की, हमने इसके 2x माना इसको 3x माना, तो 2 से अगर मैंने काटा तो 2 3 3x और 2 से काटा कितना 70,000। तो वहीं डायरेक्ट जो हम पहले करें वो ये है, ठीक है। बस वही है वो हमारा शॉर्ट पड़ जाता है, ठीक है। और पेपर में ऐसे ही करना है, इतना रामायण नहीं लिखनी ना, फिर तो पेपर ही नहीं कर पाएंगे, सब टाइम इसी में चला जाएगा। क्योंकि हमें बहुत टाइम बचाना है अपना, ताकि हम अपना टाइम रीजनिंग को दे पाएँ प्रॉपर समझने सोचने के लिए, मैथ हम अपना फटाफट निकल जाए करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए आपको पहले बार पढ़ा, आपको समझ नहीं है, पता क्या है, जब भी आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मिलें तो क्या है साथ साथ करते चलिए। अब पता क्या कह रहा है, जैसे हमसे क्या कह रहा है कि किसी स्कूल में 20% छात्र हैं वो 10% से कम आयु के हैं, तो मतलब 10% से कम आयु के हैं कितने हैं 20%, हमने ये लिख लिया। उसके बाद हमसे कह रहा है 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है। तो 10 वर्ष का कितने हैं, तो 10 वर्ष के कितने हैं 48 हैं, ये हमें दिया गया है। 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, 48 है। क्या कह रहा है, अब यहाँ से लाइन पकड़िए, क्या कह रहा है 10 वर्ष से आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 का 2/3 है। इसका मतलब इसका 2/3 है वो क्या है 10 वर्ष से अधिक हैं। तो 10 वर्ष से अधिक हैं वो कितने हैं 48 के 2/3 है। तो 2/3 का मतलब क्या, 3 से काटा 16, 16 दूनी 32, इसका मतलब है 10 वर्ष से अधिक के कितने आ गए 32 आ गए, ये कितना आ गए 48 आ गए। तो हमसे क्या कह रहा है स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी ज्ञात कीजिए। अब ये बात बताइए 10 वर्ष से कम वाले कितने हैं 20%, तो इसका मतलब ये टोटल कितना 80% बचा, और 48 और 32 कितना हो गया, ये हो गया 80। तो 80% की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 80। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है स्कूल में कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो कुल छात्रों का मतलब 100% होंगे क्योंकि 20% ये भी हैं। तो अगर 80 की वैल्यू 80 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, तो हाँ 100% की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 100। इसका मतलब कुल छात्र कितने हैं, वो आपके 100। यहाँ तक किसी भी भाई कोई दिक्कत है, और दिक्कत आनी चाहिए। पहले जब आपको ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है तो आप उसको पहले खुद रोकिए, खुद करिए। अगर क्वेश्चन का जब आपको सोल्यूशन नहीं निकल रहा है उसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये PYQ की सीरीज़ के लिए आपके लिए द बेस्ट चैनल होने वाला है, ठीक है। जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रहे हैं, ये भी नहीं कि मैं आपको बहुत लेंथी बता रहा हूँ कुछ भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, इसे 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। अब भैया कि आपने अगर नंबर सिस्टम से पढ़ा है तो इसका आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा आंसर निकालने में, 2 आ गया आपका। बट नहीं है तो आप समझिए क्या है, हमसे क्या कह रहा है एक संख्या को, मान ली संख्या हमने x मान ली, क्या कह रहा है 119 से विभाजित किया जाता है, 119 से विभाजित किया तो शेषफल कितना बच रहा 19 बच रहा है। तो मैंने मान लिया a बार गया
कुछ भी आया होगा उसका शेषफल कितना बच रहा है 9 सॉरी 19। तो इसका मतलब संख्या क्या होती है, संख्या होती है x बराबर यहाँ से कितना आ गया, तो आ गया 119 गुणा a प्लस का 19, ये बनी संख्या हमारी। तो हमसे कह रहा है इसी संख्या को अगर 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो अगर मैं 17 से काट रहा हूँ तो देखो 17 17 119, ये तो कट ही गया, बचा क्या ये, तो ये संख्या कट गई। उसके बाद अगर मैं 17 से 19 को काट रहा हूँ 17 कम 17 बचा कितना 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी भी आपको किसी को बहुत डाउट होगा, उसे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, देखो एग्जाम्पल से समझिए, आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं आपको समझा के भेजूँगा यहाँ से। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, हमने 21 को 5 से काटा तो 5 चौक 20, बचा कितना 1, तो शेषफल कितना आ गया 1। तो ये 21 बन कैसे रहा, पता कैसे बना, 5 चौक 20 प्लस 1, तो क्या चला 5 गुणा 4 प्लस का 1। वैसे ही क्या है ये x, जो x की वैल्यू निकली वो क्या आएगी 119 गुणा 1 और प्लस के कितने 19, शेषफल आएगा ये वाला, ठीक है। अगर यही टोटल नंबर बन गया क्योंकि 5 चौक 20 21 यही हो गया, लेकिन हमें नहीं पता ये कितनी बार गया, इसलिए हमसे कह रहा है 17 से विभाजित करने। तो मुझे ये पता है कि जब 119 है ये 119 ही 17 से कट रहा है, तो बचेगा ये शेषफल, तो 17 कम 17 बचा 2। भैया कि अगर आपको पेपर में आए तो कैसे करना है, तब इतना नहीं लिखना है, पता क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि 119 ये वाला है, ये जो 17 से कट रहा है, अगर आपको लग रहा है ये कट रहा है तो हाँ तो ये संख्या भी कट जाएगी, तो इसका मतलब शेषफल ही वाला लोचा फंसेगा। तो वो क्या है 17 कम 17, तो 2 बच रहा है, यहाँ से शेष डायरेक्ट आपका 2 निकला, ये हमका आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखिए क्या हमें दिया गया, हमें दिया गया 17.28 डिवाइड बाई x अपॉन में क्या है 3.6 इंटू 0.2 इक्वल टू 2। अब देखिए तो ये संख्या क्या बन गई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, 17.28 अपॉन में x इंटू 3.6 इंटू 0.2 इक्वल टू क्या है 2। अब ये बात ना काफ़ी लोगों गले की नहीं उतरी होगी, ये कैसे हो गया, तो इसको समझिए पता क्या है। जैसे मान लो हमें 4 संख्या दी गई, क्या है, जैसे हमें दिया गया 2/3 ऐसे दिया गया, देखो 2 का भाग किया 3 में, अपॉन में क्या है 4 डिवाइड बाई 6। तो क्या है 2 को, इसको हम लिख सकते हैं 2/3, जब इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4/6। अब होता क्या है ये संख्या 4 होंगी तो क्या होगा ये 2 पलट जाएंगे ऊपर चली जाएंगी, तो क्या आ जाएगा 2/3 और अपॉन में ये वाली ऊपर होगी तो कितनी होगी 6/4। तो वही है कि डायरेक्ट हम यहाँ से भी लिख सकते हैं 2/3 और ये हमने डायरेक्ट ऊपर कर दिया तो क्या हो गया 6/4। अब देखिए यहाँ पे भाई क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये x आएगा, जैसे आएगा 17 ये x आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आएगा, अब अपॉन में मान लो ये आ गया, लेकिन अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं तो हमने 1 माना, तो क्या है ये तो ऊपर चला जाएगा 1 और ये यहाँ पे उड़ा हो जाता है ऐसे, समझ गए। क्योंकि ये माइनर मिस्टेक करते हैं लोग जिनका मैथ वहाँ काफ़ी वीक होता है, उन्हें दिक्कतें आ रही छोटी छोटी, समझ रहे। अब मैं नहीं चाह रहा आपको किसी प्रकार की दिक्कत है। अब देखिए मैं सॉल्व आउट करेंगे तो क्या है 17.28 अपॉन में 36 दूनी कितना हो गया 72, लेकिन दशमलव कितने हैं 2 के बाद एक अंक ये तो क्या आ गया 7.2 और x तो है ही आपका इनटू में। अब देखिए दशमलव 2 अंक यहाँ से हटाए 2 यहाँ से हटाए, अपॉन में क्या है 2, तो 2 से हमने काटा, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8। उसके बाद मैंने इसे 8 से काटा तो 8 में 72, तो 8 एकम 8 0 8 8 64, तो 9 से काटा कितना चाहिए 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो अपन क्या आ गया 12 अपॉन x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ गया 12। आसान से क्वेश्चन है, और भैया आपके पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बस भैया कि आप अगर बहुत टफ पढ़ के जा रहे हो फिर भैया कि वो आसान भी आपको बहुत टफ रहेंगे। वही बात है ना, जैसे मैंने आपको 100 पेज पढ़ने को दिए, ठीक है, मुझे पता है कि शुरू के 10 पेज से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन भैया कि 100 पेज पढ़ने का मतलब है कि आपको अगर मैं दूसरे पेज का क्वेश्चन पूछूंगा तो आप बता नहीं पाएंगे, समझ रहे। भाई मैंने आपको 10 पेज दिए, मुझे पता है कि 10 से ही आएंगे, आपने 10 पढ़े वहीं से कर लिया, तो भैया कि बहुत ज़्यादा पढ़ना ही बहुत गलत हो जाता है कभी कभार, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जस्ट कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, हमें दिया गया, तो देखो इन दोनों को ऐड कर लिया हमने, क्या किया ऐड कर लिया तो कितना आ गया 90, कितना का है 368.312। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपको लग रहा है ये 2 अंक है 3 अंक, तो क्या है अंत में 0 बढ़ा लो, ठीक है। हम तो ऐड किया तो क्या आ गया हमारा 2 9 1 10 की 0 हाथ से लगी 1 4, कितना आ गया 6 2 8 8 2 10 की 0 हाथ से लगी 1 8 6 14 की 4 हाथ से लगी 1 3 1 4 5। अब इधर कितना है, अब देखिए प्लस का x बराबर में कितना आ रहा है 618। अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो सीरीज कैलकुलेशन है, इसमें अगर मैं माइनस कर दूँ तो कितना करूँगा 5440
0.402, तो हमने माइनस किया तो क्या आ गया, 8 में से 2 गया कितना बचा, 6, 1, 6 में से 4 गया कितना बचा, यहाँ पे 5 है ना, 1 सेकेंड, क्योंकि 2 और 9 1 10 की 0 यहाँ से लगी 1, तो 3 1 4 5, ठीक है। तो 5 अगर हमने माइनस किया तो 8 में से 2 गया 6, 1 और 6 में से 5 गया 1 बचा, 8 में से 0 गया 8, उसके बाद 11 में से 4 गया कितना बचा 7, और यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 5 गया 3, तो कितना आ गया आपका 3578.116, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, इनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.55 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है। आसान सा क्वेश्चन है, पता क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 6 संख्याओं का औसत हमें दिया गया, कितना दिया गया 3.75, हमसे कह रहा है 2 संख्याओं का औसत कितना है 3.2, अन्य 2 संख्याओं का औसत कितना है 3.55। अब एक तो है कि आप इसमें माइनस करके कर लें, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 का कितना योग हो गया, तो 6 का योग कितना हो गया, 56 30 की 0 यहाँ से लगी 3, 6 7 42 और 3 कितना हो गया 45, बचा कितना 4, तो 6 18 और 4 कितना हो गया 22, तो इनका टोटल योग कितना बन रहा है 22.50। 2 का कितना हो गया 3.2 औसत है, तो योग कितना हो गया इनका, दोगुना हो गया, 3 दूनी 6, 6.4, और ये कितना होगा 2 पंजे 10 की 0 यहाँ से लगी 1, 2 पंजे 10 11 यहाँ से लगी 1, 2 3 6 7, अगर मैं दोनों घटा जोड़ दूँ कितना हो गया, तो ये हो गया 5 0 और 7 6 13। हमसे कह रहा है शेष 2 संख्या का औसत कितना होगा, तो अगर मैं 22.5 में से ये घटा दूंगा तो कितना बचा, तो 2 में से 12 में से 3 गया 9 बचा, ठीक है, तो 9 बचा। हमसे पूछ रहा है कि 2 संख्या का औसत क्या होगा, अगर 2 संख्या का योग हमें 9 दिया गया है तो औसत कितना होगा, तो हम 2 से काट देंगे, तो कितना आ गया 4.5। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत सरल सरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके में भी। देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, तो उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन समझिए। हमसे कह रहा है कि एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, ठीक है, उस मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। जैसे मान लो 2/3 का मतलब क्या है, मैंने मान लिया कि वस्तु की कीमत है वो हमने मान ली कितनी 30, ठीक है। अब हमसे कह रहा है 2/3 पे बेचने पर, जैसे मान लो अगर 30 है, 30 की 2/3 कितना हो गया, 3 से काटा तो कितना हो गया 20, ओके, 3 9 10 तो 20 हो गया। तो यहाँ से हमें पता लगा क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 30 की चीज़ अगर हम 20 में बेच रहे हैं तो हमें पता लग रहा है क्या 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब है कि जो 30 की चीज़ है वो हम अगर 20 में बेच रहे हैं तो 10% की हानि हो रही है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। तो मूल मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सोचा कि 30 में बेचूंगा, मैं निश्चित मूल्य निर्धारित किया, लेकिन हमने उसके 2/3 पे बेच रहा हूँ तो मुझे पता लगी 10% हानि हो रही है। इसका मतलब है कि 10% हानि का मतलब है कि कोई चीज़ 100% है तो 10% हानि मतलब है 90% की वैल्यू कितनी है, अगर 20, क्योंकि अगर मैंने 20 की बेची तो मुझे 10% की हानि हो गई। तो यहाँ से मैं अगर 100% निकालूंगा अपना तो आ गया कितना 2/9, ठीक है, ओके। एक की वैल्यू कितनी आ गई 2/9। अगर मैं 100% निकालूंगा तो कितनी आ गई, 100% की वैल्यू आपकी हो गई कितनी, तो वो दोनों तरफ मैंने 100 का गुणा किया तो वो हो गई कितनी 200/9, ओके। आपको इसमें भी दिक्कत आ रही होगी लेकिन नहीं आ रही होगी, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगे इसका जो मूल्य है वो कितना है 200/9। अब देखिए 200/9 है, हमने क्या किया, हमने एक निश्चित मूल्य माना था कितना 30, और ये है कितना इसका 200/9। तो हमसे पूछ रहा है कि मूल्य से लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूँ, बनना पता है, अब देखो मुझे सॉल्व आउट करना, अब यहाँ से पता समझने वाली चीज़ है। 200/9 को याद मैं करूँ पॉइंटों में आ जाएगा, एक तरफ क्या है मैंने दो तरफ 9 का गुणा कर लिया, ठीक है, संख्या है हम अपने हिसाब से कर रहे, तो 9 से ये 9 कट गया और ये कितना हो गया 9 3 27, कितना हो गया 270। 270 में चीज़ थी, 200 की चीज़ में 270 बेचा तो लाभ कितना होगा, इसका मतलब लाभ हमें हो रहा है कितना 70 रुपये का। 70 का लाभ होने का मतलब है 200 पे, तो परसेंटेज कितना हुआ 70 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 200 पे। ये देखो मूल जो हमने निश्चित मूल्य माना वो कितना है 270 में बेच रहा हूँ, और जो हमारा मूल है वो कितना है 200, तो इसका मतलब 70 प्रॉफिट हो रहा है 200 पे, तो हमारा परसेंटेज आ गया वो कितना हो गया 35%। ये हमसे पूछा गया।
तो आपका आंसर कितना होगा 35। अब देखिए एक तो आपने इस तरीके की, दूसरा क्या है भैया कि मुझे ये लगा आप कहीं 2/3 में कन्फ्यूजन ना हो जाए। पता क्या है बनना क्या है, 2/3 मूल में बेचने, इसका मतलब 3 की चीज़ 2 में बेच रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है और 10% हानि हो रही। इसका मतलब 90 की वैल्यू जो है वो कितनी है 2, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से हमें एक की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 2/90। ओके, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2/90। और यहाँ से हमारी जब 100 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 100 की वैल्यू दोनों तरफ हमने 100 की वैल्यू दोनों तरफ 0 गढ़ किया, तो यहाँ से हमारे पता कितना आ गया, हमारा आ गया 20/9। जब हमारा 20/9 आ गया, यहाँ से समझिए एक सेकेंड, देखिए तो हमें पता लगा हमारा कितना आ गया 20/9। तो 3 की चीज़ है 20/9, भैया एक 9 का हमने गुणा किया तो 9 यहाँ कितना आ गया 27। तो 27 ऐसे भी कर सकते हैं आपके यहाँ चिगुणा टाइप का, तो 27 20। तो मुझे पता है मूल्य हमारा 20 था और 27 में हम बेच रहा हूँ, तो हमें 7 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 20 पे। तो 100 पे कितना का होगा, तो 20 पंजे 100, 7 पना 35। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी करें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4060 रुपये हो जाता है और 6 वर्ष बाद 6690 रुपये हो जाता है, अनुमानित मूलधन ज्ञात कीजिए। अब पता है चक्रवृद्धि ब्याज में एक बात समझिए, पता क्या है इसको समझने के लिए, जैसे मान लो 1 वर्ष से 3 वर्ष का हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, वही जो इसका रेशियो होगा वही 3 का अगर 6 वर्ष तक का हो रहा है तो सेम रेशियो होगा। आप समझिए पॉइंट यहाँ पे समझने वाला ये है, 6 और 6 का 9, क्योंकि देखो इनका 3 का गैप हो रहा है ना, ठीक है, 3 का गैप हो रहा है। ओके, तो इनका जो रेशियो होगा वो इनका सेम रेशियो होगा इससे। अब हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो मूलधन बन रहा है वो कितना बन रहा है, चक्रवृद्धि मूलधन जो बन रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर वो कितना बन रहा है, 3 वर्ष बाद बन गया कितना 4460 रुपये। भाई हमसे कह रहा है 6 वर्ष बाद भाई बन गया कितना 6690 रुपये। ओके, तो इसका मतलब क्या है, तो हमें समझ आया कि जो इसका रेशियो इससे बन रहा है भाई इसका मूलधन से भी रेशियो बन रहा होगा, क्योंकि 3 साल का अंतर है। तो मैं अगर इन दोनों का रेशियो निकाल लूँगा तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। तो कैसे निकालना हमें, तो हमने देखा क्या, हमने इनका रेशियो निकाला तो हमने 0 से 0 खत्म किया, 246 और 669 देखिए कुछ दिमाग में आ रहा है तुम्हें, 246 देख के मुझे समझ में आ रहा है 223 दूनी होता है 246 और 223 तियाँ होता है कितना 669। तो ये जो रेशियो है वो 2:3 का है। तो पता क्या है, यहाँ तक अगर वैल्यू 2:3 में आई तो जो यहाँ से होगी ना ये भी 2:3 में ही होगी, जो मूलधन से ये बड़ा होगा। तो इसका मतलब है 3 की वैल्यू जो हमें पास है वो कितनी है, क्योंकि ये रेशियो सेम ही बन रहा है। तो इसका मतलब है 3 की वैल्यू जो हमें दी गई वो कितनी दी गई 4460 रुपये। तो अगर 3 की वैल्यू हमारे पास 4460 रुपये है तो हमें 2 की निकालनी। तो 3 की वैल्यू अगर हमारे पास 4460 है, कितनी 4460, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की होगी कितनी 4460/3, तो 2 की कितनी हो गई, तो 2 की होगी, दोनों तरफ 2 का गुणा किया, 2 की कितनी हो गई हमारे पास, तो वो हो गई 2 का अगर मैंने गुणा कर दिया तो कितना आ गया 0, 2 6 12 2 हाथ से लगी, 1 2 चौक 8 1 9 और 2 चौक 8। तो इससे मुझे किससे काटना है, इससे मुझे काटना है किससे 3 से, ठीक है, बटे में 3 है ना, तो बटे में 3 से काटा तो कितना आ गया 3 दूनी 6, बचा कितना 2 29 हो गया, 3 नियम 27, बचा कितना 2 22 हो गया, 3 7 21, बचा कितना 1 10 हो गया, 3 3 9। तो आपका आंसर जो हो गया वो कितना हो गया 2973.33। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। अब एक बात समझिए, देखो यहाँ पे समझने वाली सिर्फ एक ही बात है, देखो हमसे कह रहा है 3 वर्ष बाद कितना हो रहा है 4460 और 6 वर्ष बाद कितना हो रहा है 6690। इसका मतलब जो 3 का इनका गैप जो है 3 ईयर का है, तो जो रेशियो यहाँ से इसका जो बैठेगा वही रेशियो जो 3 वर्ष पहले का है वो भी तो रेशियो सेम ही बैठेगा। तो 2 से 3 हो रहा है, इसका मतलब है हर 3 वर्ष बाद ये क्या है 1.5 गुना हो रहा है अपने से, बात समझो। तो 2 से 3 हो रहा है, तो मुझे पता है कि यहाँ तक आने के लिए क्या है 2 से 3 हुआ होगा, 2 की चीज़ जो हुई होगी वो 3 हो गई होगी। तो मुझे पता लगा 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4460, तो मुझे 2 की निकालनी है। तो बटे मैंने 3 किया, उसका मतलब 2 का मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो हमारा कितना आ गया 2973.33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में R का हिस्सा कितना होगा। पहली बात एक बात समझिए, प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप में वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, पता है क्या, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और उनके रेशियो पे डिपेंड करता है। फिर वो कितने भी लोग हों कि उन्होंने पैसा जो है कितना इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए किया। सिर्फ प्रॉफिट में ये 2 बातें, और उनका जो रेशियो होता है डायरेक्ट रेशियो होता है
वो प्रॉफिट से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, समझिए। अब जैसे यहाँ हमसे कहा गया पी, क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, तो क्या है, पी ने किया, क्यू और आर ने। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। अब यहाँ से एक बात समझिए, क्या हमसे कह रहा है, हमसे लाइन दी गई है कि पी है, पी की पूंजी का 2 गुना, तो पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी का 3 गुने के बराबर है। क्यू की पूंजी का कितना, 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ से हमें पी और क्यू का रेशियो आ गया, कितना आ गया, पी बटे क्यू कितना आ गया, 3:2। पहली बात तो ये समझ आ गई। दूसरी लाइन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। इसका मतलब जो क्यू की पूंजी है वो आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ से पता लगा क्यू अपॉन आर जो है कितना है, 4:1। अगर क्यू यहाँ पे 4 है, क्यू यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, मतलब अलग अलग कैसे हो सकते हैं, सेम होंगे। तो यहाँ से क्या समझाया, मुझे पता लगा कि क्यू अगर यहाँ पे 4 है तो क्या क्यू यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, ठीक है, सेम होगा। तो मैंने क्या किया, इसमें दोनों का 2 तरफ गुणा कर लिया, क्योंकि रेशियो ही तो है। तो यहाँ से हमने कितना मिल गया, यहाँ से हमें मिलेगा पी और क्यू का रेशियो कितना आ गया, 2 का गुणा किया, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ पे है, आर कितना है 1। तो हमारे पास रेशियो आगे कितना आ गया, 6 4 1, ठीक है। अब देखो ये सेम टाइम के लिए कर रहे हैं, तो टाइम का यहाँ कोई लफड़ा ही नहीं है। तो अगर इनका जो प्रॉफिट है, अगर इन्वेस्टमेंट इन्होंने इस हिसाब से किया है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इनका प्रॉफिट भी इसी अनुपात में मिलेगा। तो हमसे क्या कह रहा है, मैं इसको अगर रफ करूँ तो समझिए आप, हमसे पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि वर्ष के अंत में जो उन्हें लाभ मिला वो कितना मिला पता है, वो मिला है 27,500। तो इसका मतलब एक वर्ष के लिए इन्होंने टाइम जो इनका है सबका सेम है, तो कट गया। तो हमसे क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में इनका प्रॉफिट है वो कितना है, 27,500। इसका मतलब 6 4 10 से 11, तो 11 की वैल्यू कितनी दी गई, हमें दी गई 27,500। हमें निकालने की आर का हिस्सा बताइए। तो आर ने प्रॉफिट, आर का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, 1 रेशियो। तो हमने काटा गया, 1 का निकालने के लिए 11 से हमने भाग किया, 11 दूनी 22, बचा कितना 5, 11 5 55, तो कितना आ गया। तो मुझे पता लगा आर का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 2500 रुपये। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्ग मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते आप लोगों को पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्या है, कैसे करना, बहुत आसान से क्वेश्चन है, अब देखिए कैसे करना। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। अब देखिए अगर ये वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा कितनी है 25, इसका मतलब चारों तरफ दौड़ने का मतलब यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया और यहाँ पे दौड़ते दौड़ते यहाँ पे एंड में पहुँच गया। इसका मतलब है इसने टोटल दूरी कवर की कितनी की, वो की है 25 25 25 मतलब 100 मीटर। बस यही क्वेश्चन ही पटक रहा पूरा आपका। अगर इसने 100 मीटर दूरी कवर की है और ये क्या कर कितने रहा, 9 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो इसका मतलब है कि 60 मिनट में कितना कर रहा है कवर, 9 किलोमीटर। इसका मतलब 9 किलोमीटर मैं अगर मीटर में बदलूँ तो कितना हो गया, 9,000 मीटर। ओके, अगर मैं यहाँ से मिनट का निकालूँ तो 0 से 0 खत्म, मैंने अगर 3 से काटा 3 दूनी 6, तो हमें पता लगा 2 मिनट में 3 3 9, 2 मिनट में ये 300 मीटर कवर कर रहा है। ओके, लेकिन हमें तो 100 मीटर कवर कराना है। अगर मैं इसे, अब देखो हमारा आंसर सारे सेकंड में है, मैं इसे सेकंड बदलूँ 2 मिनट का अगर सेकंड में बदलूँ तो कितना हो गया, 120 सेकंड। तो 120 सेकंड में ये कितना कवर कर रहा है, 300 मीटर। लेकिन हमें 100 मीटर कराने के लिए मैंने अगर 3 से काटूँ तो चौक 12, तो मुझे पता लगा 40 सेकंड में ये कितना कवर कर लेगा, 40 सेकंड में ये कवर कर रहा है 100 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। बताओ इसमें कुछ करने को था, बट डरे हुए हो आप। भैया PYQ लगा के जाइए, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। यही क्वेश्चन आपके सेम वहीं देखने को मिलेगा, आप आराम से कर पाओगे, फालतू का एक्स्ट्रा मत पढ़ो एडवांस। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 4 लड़के और 6 लड़कियां जो हैं, 6 गर्ल, वो एक काम को कितने दिनों में, 10 दिनों में पूरा करती हैं। भाई क्या है, 6 लड़के प्लस की 4 लड़कियां उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में। ओके, अब देखिए ये सेम टाइम मतलब ये टोटल काम हो गया और ये भी टोटल काम हो गया, क्योंकि 6 लड़के और 4 लड़कियां लग रही हैं यहाँ पे और 8 दिनों में कर रही हैं। भाई यहाँ क्या है, 4 लड़के 6 लड़कियां लग रही हैं और 10 दिनों में कर रही हैं। तो यहाँ से क्या पता लगा, यहाँ से हमें ना एक लड़का और एक लड़की की एफिशिएंसी पता लग जाएगी, कार्य क्षमता कितनी है, कि एक लड़का एक लड़की एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो हमने काटना शुरू किया, तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 5 का अंदर गुणा किया तो 5 चौको 20, 20 भी, 5 का 30 जी, 4 से काटा 4 छिंग 24, सॉरी 4 गुणा अंदर किया 4 छिंग 24 भी और 4 चौक 16 जी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो 20 अगर मैं उधर गया तो कितना बचा 4 और 16 इधर आया तो कितना 14 जी। तो यहाँ से हमें मिला क्या, देखिए
वो मिल रहा है, अगर मैं काटूँ, देखिए 2 दूनी 4, 14। तो यहाँ से हमें गर्ल और बॉय का रेशियो मिला, वो कितना मिला, 2 और 14। तो मुझे पता लगा जो लड़का है ना, सॉरी 2 से 7 कटा ना, तो कितना आ गया। अगर एक लड़की जो काम कर रही है एक दिन में वो 2 कर रही है, तो लड़का कितना कर रहा है, लड़का कर रहा है 7। अब देखिए टोटल काम निकालने के लिए मैं यहाँ पे रख दूंगा, या इसमें रख लो या इसमें रख लो, एक ही बात है। तो मुझे पता है अगर मैं इसमें रख रहा हूँ तो 4 लड़के काम कर रहे हैं, तो एक लड़का एक दिन में अगर 7 काम कर रहा है तो 4 कितना किया, 28 काम हो गया, ठीक है। उसके बाद है 6 लड़कियाँ हैं, एक लड़की एक दिन में 2 काम कर पा रही, तो 6 लड़की कितना करेंगे, 6 दूनी 12 एक दिन में। लेकिन ये काम पता है क्या है, 10 दिन तक चलता है। इसका मतलब 28 और 12 कितना हो गया, 40 गुणा 10 कितना हो गया, 400। इसका मतलब यहाँ से हमें पता लगा कि हमारा टोटल काम है वो हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 400 हो रहा है। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है, अब क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 4 लड़के 2 लड़कियाँ उस काम कितने में करेंगे। तो 4 लड़के, एक लड़का 7 काम कर रहा है, तो यहाँ से क्या करना है हमें, 4 लड़के, अगर एक लड़का 7 काम कर रहा है तो 4 लड़के कितने, 28, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 लड़कियाँ काम कर रही, तो 2 दूनी 4। तो इसका मतलब है कि एक दिन में हमारा 32 काम हो रहा है, हमें टोटल काम कितना 400 कराना है, तो हमने 32 से भाग किया, तो 8 पंच 40, 8 चौक 32, 2 से काटा तो कितना हो गया, 25/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, अनुक्रम में दिया गया, क्या दिया गया हमें, 26 20, ये समांतर श्रेणी दी गई है, उसमें पूछ रहा है 21वां टर्म क्या होगा। अब देखिए 6 का गैप है, तो -6 हो रहा है, माइनस का 6 हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही दिया है। तो हमसे पूछ रहा है 21वां पद क्या है। देखो TN बराबर होता है, क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। तो डी क्या है, देखो ए क्या है, ए है यहाँ पे प्रथम पद, ए है, ए क्या है, प्रथम पद, ठीक है। उसके बाद एन क्या है, एन नंबर है, कि कौन सा नंबर हमें निकालना है, जैसे 21वां पद है तो ये TN हो गया, मतलब T 21वां, ठीक है। डी क्या है, डी आपका क्या है, डिफरेंट, कि अंतर कितना है, तो जहाँ डिफरेंट कितना हो रहा है वो कितना हो रहा है, -6 का, ठीक है। प्रथम पद हमें कितना दिया गया है, तो प्रथम पद जो हमारा वो कितना है यहाँ से 26, तो हम निकाल लेंगे। तो ए कितना हो गया, 26 हो गया, प्लस एन कितना है, 21वां पद निकालना है, तो 21 में से एक गया कितना होगा, 20, और डी कितना है, -6, डिफरेंट कितना है, -6, तो -6 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया 26, और 20 छिंगा कितना हो गया 120, तो 120 किसका है, माइनस का, तो माइनस का 120, तो -120 में से अगर 26 घटाएंगे तो कितना आएगा, -94। यही आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थे। अब देखिए आपको ये फॉर्मूला भूल भी जा रहे तब भी आप क्वेश्चन कर लेंगे, पता कैसे। अब देखिए थोड़ा लॉजिक लगाइए, कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ होती है, वो पता क्या है, देखिए आपको पता क्या देखना, आपको ये देखना है, मैं आपको बता दूं, वो याद रखने वाली बात ये है कि अगर 21वां पद निकालना है, इसका मतलब बीच के जो गैप होगा वो कितना होगा, 20 का गैप होगा। जैसे मान लो ये 4 पद हैं, इनके अंदर गैप कितने का बैठ रहा है, इनके अंदर 3 का गैप बैठ रहा है। तो जैसे मुझसे कुछ कोई पूछता है चौथा पद बताइए, अब मुझे पता है -6 का गैप हो रहा है, पहला पद अगर 26 है तो हमें उससे पूछा चौथा पद बताइए, इसका मतलब गैप जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3, तो 6 18, तो हम माइनस के एकदम से 18 कर देंगे, 6 का गैप है 3 गैप बन रहे, तो 6 18 है, तो 26 में से 18 कितना बचा, 8। वैसे क्या है, हमें गैप पूछ रहा है कितना, हमें 21वां पद निकालना है, तो इसका मतलब जो गैप बनेंगे वो कितने बनेंगे, गैप बनेंगे वो कितने बनेंगे, 20। तो इसका मतलब पहला पद अगर 26वां है, सॉरी 26 है, और 20 गैप का मतलब है 20 गुणा 6, तो कितना हो गया, -120। तो 26 में से 120 के कितना बचा, 94। तो अगर आप फॉर्मूला ये नहीं भी याद रख रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस ये है कि कॉन्सेप्ट याद रखें आप। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है, 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने के मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, हमें दिया गया वृत्ताकार मैदान। अच्छा वृत्त के बारे में समझिए, सर्कल जो है इसमें 2 चीज़ याद रखिए, वो क्या है, इसकी जो पैरामीटर होती है वो कितनी होती है, पैरामीटर होती है वो कितनी होती है, 2πr। उसके बाद इसका जो एरिया होता है, एरिया होता है इसका πr²। ओके, इसमें ये याद रखने वाली बात है। अब देखिए क्या है, आर क्या है, जहाँ आर है इसकी त्रिज्या, ओके, आर क्या है, आर इसकी त्रिज्या है। अब हमसे दिया गया है, हमसे पता क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है, हमें दिया गया है, बोल रहा है कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया, हमें दिया गया πr² जो है वो कितना दिया गया, πr² है वो कितना है, 13.86। ओके, अगर πr² 13.86 तो हमसे पूछ रहा है कि 3.2 प्रति मीटर वर्ग की बाड़ लगाने के लिए मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई बाड़ लगा रहे हो आप इसकी, तो क्या है, आप इसकी परिधि पे लगाओगे, बात समझ रहे,
कोई पेड़ पौधा या कुछ भी आप लगा रहे हो तो इसकी पर्दी पे लगाओगे आप, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, हमें यहाँ से इसका 2πr निकालना है। तो इसका क्या है, पाई आर इसका सॉल्व करिए हमने, दो पाई वैल्यू कितनी है 22/7, पाई वैल्यू कितनी होगी 22/7 आर स्क्वायर बराबर दिया गया हमें कितना 13.86। अब देखिए 1 हेक्टेयर बराबर कितना दिया गया, 1 हेक्टेयर बराबर हमें दिया गया 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हमने अगर 10,000 का मतलब 4 जीरो गुणा किया तो कितना आ गया हमारे पास, आ गया एक तो 2 दशमलव हट जाएंगे ये और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। हमने सॉल्व किया, 11 से काटा तो 11 दूनी 22, यहाँ से काटा 11 एकम 11, बचा कितना 2, 11 दूनी 22, 11 छिंग 66। ओके, 2 से हमने काटा तो कितना बचा, 2 छिंग 12, 2 3 6, तो 6300। तो आर स्क्वायर जो हमारा आ गया, अब देखिए आर स्क्वायर जो हमारा क्या आ गया वो कितना आ गया 63 को इंटू 100 ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये 7 भी ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया 7। तो पता क्या है आर स्क्वायर अगर मैं सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ गया 9 गुणा 7 गुणा 7 और गुणा 100। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा इस पर, लेकिन देखो अंडर रूट के बाहर क्या आएगा, 9 का 3 आ जाएगा, 2 7 है तो एक 7 आ जाएगा, ठीक है स्क्वायर। और 100 का 100 किसका होगा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी जो आर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 7 या 21, वो कितनी आ गई 210। इतनी बात समझ गए आप, अगर इतनी बात समझ गए फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या निकालना है 2πr निकालना है, तो वो मैं निकालने चल रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ इधर मैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से मैं 2πr निकालना है, 2 गुणा पाई वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है आर दिया 210। अब ये तो क्या है 2πr है, लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि प्रति वर्ग मीटर की जो बाड़ लगाने की जो मूल्य है वो कितना है 3.2 प्रति मीटर। तो इसमें हमें गुणा कर दिया 3.2 का रुपये का, ठीक है। अब यहाँ से हमारा आंसर निकल आएगा। अब देखिए 1 जीरो से तो 1 जीरो ही खत्म हो जाएगा, ये 10 हटाया तो ये जीरो खत्म हो गया। उसके बाद मैंने 7 से काटा 7 या 21, उसके बाद मैंने 22 का गुणा अगर 32 किया तो 32 दूनी कितना हो गया, सॉरी 22 दूनी कितना हो गया 44, बचा कितना 4, 22 66 और 4 कितना हो गया 70, और गुणा कितना 3 दूनी 6, तो 6 चौक 24 और 6 7 42। तो हमारा आंसर कितना हो गया 42 से 24, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, हमें दिया गया दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। हमसे पूछ रहा है ऐसे कितने वर्ष हैं जिनका इनका सबका औसत जो उत्पादन है वो दिए गए वर्षों में अधिक है। अब देखिए तो इनका हमें औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए क्या है इन्हें सब ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ऐड करने गया तो मैंने देखा क्या 8 और 8 कितना हो गया 160, और 160 और 6 कितना हो गया 220, 220 हो गया। उसके बाद 7 5 12 120 ये हो गया। उसके बाद क्या है 120 और 30 ये, तो ये 150 हो गया, ओके। उसके बाद 65 और 45 कितना हो गया 7 और 4 11 110। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया 0, 5 2 7 1 8 और 2 2 4। तो मुझे पता लगा 480 है, लेकिन औसत निकालने के लिए वर्ष कितनी है 8 वर्ष दी गई, तो 8 6 48, तो कितना आ गया औसत 60। तो हमसे कह रहा है ऐसे कितने वर्ष हैं, कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है, मतलब 60 से अधिक है। तो देखो 60 से अधिक एक तो ये आ गया, दूसरी वर्ष ये मिल गई हमें, 60 से अधिक ये भी है, एक है, तो कितनी वर्ष मिल गई 4, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है। अब देखिए अधिकतम वृद्धि कितनी है, देखो अब देखो 80 से 5 बढ़ रहा है, तो ये 5% भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये तो काफ़ी कम हो रहा है, 5% थोड़ा ही ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो यहाँ से कम हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद 65 से 50 ये भी हो रहा है कम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक ही है, देखो 50 से कितना बढ़ रहा है 50 से 70 बढ़ रहा है, ये तो कैंसिल हो गए, 50 70 मतलब 20 बढ़ रहा है। अब यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे देखने वाली ये देखो 50 70 बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर 20 बढ़ रहा है कितने पे 50 पे, ठीक है, इंटू 100, तो ये कितना ये लगभग 40% बैठ रहा है। वहीं अगर पहले केस में देखूंगा तो क्या है 30 से 45 का मतलब 15 बढ़ रहा है, कितने पे 30 पे, तो 15 में 30 ये लगभग 50% हो रहा है। और भाई यहाँ पे कितना 20 बढ़ रहा है, कितने पे 45 पे, तो ये भी 50% से कम ही आ रहा। तो आपका आंसर जो आ गया वो आ गया कितना 2002। हमसे कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत अधिकतम है, तो 2002 में क्या है कि 50% बढ़ा, 50%। बाकी ये कोई 45% हो 40%, ये तो काफ़ी कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2003 से 2004 तक के मोबाइल में अनुमानित जो है प्रतिशत कमी कितनी है। तो 2003 से 2004 तक के में, तो 2003 में है कितनी 65, और 2004 में कितना है वो है 50। तो अनुमानित जो प्रतिशत कमी है वो कितनी हुई, तो 65 से 50 रह गया, इसका मतलब 15 कमी हुई, कितने हुई
क्योंकि 2003 की अपेक्षा की गई, तो इसका मतलब 65 से कमी हुई है। तो 65% डायरेक्ट निकाला हमने क्या, तो 5 से काटा कितना, 5 2 15, 5 से 13, तो 300/13 हो गया। तो 13 दूनी 26, बचा कितना 4, 13 3 39, तो लगभग कितना है 23% है। आसान से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किन वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। 2005 और 6 में, तो 2005 और 6 में औसत उत्पादन है कितना देखिए, तो 70 और 55 कितना हो गया, 70 और 55 कितना हो गया, 5 7 5 12 125। तो हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किन वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब है ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका योग भी 125 हो रहा है। 2004 और 6 में कितना हो रहा है, 2004 में तो 50 है, 6 में कितना है 55, तो ये तो 105 हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, 2006 और 7 में कितना है, 6 में कितना है 55 और 7 में कितना है 80, तो 8 5 13, ये तो जाना हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 2002 में कितना है 45 और 2007 में कितना है, तो 8 4 12 125, हाँ यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या है। 2001 की तुलना में 2001 में है कितना 30, 2008 में मोबाइल में 8 में कितना है, 8 में है कितना 85, तो 30 से बढ़ के कितना हो गया 85। इसका मतलब है कि बढ़ कितना आ रहा 55, 55 बढ़ कितने बढ़ा 30 पे, तो परसेंटेज निकालने किया क्या हमने 100 का किया, तो 0 से 0 खत्म किया, तो कितना आ गया 550/3, तो 3 से मैंने काटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बचा, सॉरी 2 बचा, 3 8 24, एक बचा, 3 3 9, तो हमारा कितना आ गया 183.33। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शानदार वीडियो आने वाली है आपकी, दूसरा प्रैक्टिस सेट जो आपको मैं लगाने वाला हूँ। बस ये प्रैक्टिस सेट लगाते हुए जाइए आप एग्जाम में, जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ क्या आप पढ़ के आए। और दूसरा देखो यूपीएसआई को भी मैंने यही बोला था कि बहुत पेपर आपका हार्ड नहीं आने वाला, और देखो पेपर में वही हुआ। ठीक है, मैंने 32 सेट लगवाए और पूरा पेपर आपके वो 32 PYQ पे बेस्ड पूरा आया है, और इसमें भी आपके में कोई इतना नहीं आएगा। अगर आप भैया कि आप ये 22 सेट लगा लीजिए, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे आ गया तो आपको समझ आएगा भैया कि मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करा रहा हूँ बल्कि मैं आपको समझा भी रहा हूँ। उसी प्रकार अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो यूपीएसआई की जो मैंने 32 सेट लगाए उनमें से आप शुरू के 20 या 25 या 32 लगा पाओ, 32 लगा जाओ, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन की भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप पूरा पेपर फाड़ के आओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।